क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा ही होगा। बढ़ते रहिए बस मंजिलों की ओर, कुछ मिले ना मिले तजुर्बा तो नया ही होगा। तो बेटा आपको बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है विद फुल डेडिकेशन एंड परसिवरेंस। ये नहीं सोचना कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। आपका काम है बस आगे बढ़ना, मेहनत करना, बस उसके आगे जितनी आपने मेहनत की है उतना आपको फल जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा। तो माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर, और हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स इन आर ऑन योर लविंग द्रोणा बैच। ठीक बेटा। तो वैसे तो हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, इसका एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिए थे कुछ क्वेश्चंस जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस हम लेक्चर के एंड में ही डिस्कस करेंगे ताकि इन केस कहीं पे आपको थोड़ा सा डाउट भी रह गया उस क्वेश्चंस में तो वो क्लियर हो जाए। ठीक, तो स्टार्ट करें। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, एंड दैट इज योर एनसीईआरटी डिस्कशन। चलो बेटा, सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि बायोटेक्नोलॉजी भाई है क्या। ठीक है, यही बात की थी हमने। तो वही डेफिनेशन जो है आपकी बायोटेक्नोलॉजी की यहां दी हुई है। बायोटेक्नोलॉजी, so what is biotechnology? It deals with the technique of using the live organisms or the enzymes from organism to produce products and processes useful to human। मीन्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कुछ ऑर्गेनिज्म को, उन ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं ताकि हमें उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। दैट इज योर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है जी। ठीक है, अब इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। अब ये यूरोपियन फेडरेशन की जो डेफिनेशन है बेटा ये आपको करनी है। ठीक है, ये क्या कहती है, EFB, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। EFB फुल फॉर्म याद रख लेना। व्हाट इज द EFB? European Federation of Biotechnology. It has given a definition of biotechnology that encompasses both the traditional view and modern molecular biotechnology। अब ये ट्रेडिशनल व्यू क्या है भाई? देखो, हमने कहा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करना जिससे हम कुछ कुछ नई चीजें मिल सके। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अब घर के अंदर जब आप रात को, आपके घर में दही बनता है, ठीक है, क्या करते हैं, दूध जो होता है उसको रात को जमा देते हैं, यही करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल एक्शन होता है एंड दैट मिल्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर कर्ड, यही होता है। तो वहां पर भी आपको मिल्क से कर्ड मिला, किसकी हेल्प से बेटा? एंजाइम की हेल्प से। तो क्या तुम उसको भी बायोटेक्नोलॉजी कह दोगे? नहीं भाई, उसको बायोटेक्नोलॉजी नहीं कह सकते हैं हम। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको यूज करना है जिसको आपने मॉडिफाई किया है, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMOs, यहाँ एक वर्ड है ये रहा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हम जहां पर यूज करेंगे, हमने किसी बैक्टीरिया को, किसी प्लांट सेल को, किसी एनिमल सेल को खुद से मॉडिफाई किया, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाए हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। तो यूरोपियन फेडरेशन ने जो बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन थी उसने ट्रेडिशनल व्यू को भी ध्यान रखा और जो मॉडर्न व्यू था उन दोनों को मिलाकर एक बढ़िया सी डेफिनेशन आई। और वो डेफिनेशन क्या है? ठीक है, ये है डेफिनेशन बेटा आपकी, क्या? द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स, पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। इंटीग्रेशन, हर चीज का एक दूसरे से मिलना, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो अब जब बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी का आपको ध्यान रखना है कि ये टेक्निक हमारे माइंड में आई कैसे, और अगर हमें इस बायोटेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल बनाना था तो दो चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ा था। क्या? देखो, among many the two core technique that enabled the birth of modern biotechnology, उसमें दो टेक्निक कौन सी थी बेटा? एक थी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी थी आपकी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग।
ध्यान हो आपको, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि हमने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की जहां पर हम जो आरएनए है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, उनके अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए और आरएनए। पहले तो हमें ये पता चला कि हम मतलब इस चीज में हम सक्सेसफुल हुए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। दूसरा क्या था, ठीक है, दूसरा था बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब कि जब आप ये चीज कर रहे हो कि भाई आपने एक डीएनए को ऑल्टर कर दिया, ठीक है, जैसे आपने डीएनए को ऑल्टर किया और उसको किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए का फ्रेगमेंट निकाला, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन की, उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला, वो डीएनए वहां जाकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और आप ये देख रहे हो कि जिस ऑर्गेनिज्म में आपने उसको डाला उसकी फिनोटाइप, उसके एक्सटर्नल जो करेक्टर्स हैं उनमें आपको चेंजेस दिखा, ठीक है। सो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग थी। बट ये कह रहे हैं कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे थे, जब आपने डीएनए को फ्रेगमेंट को कट किया, आपने उस डीएनए को दूसरे होस्ट के अंदर डाला, तब उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट है बेटा वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, स्टरलाइज। मींस उस टाइम पे कोई भी बाहर का बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म उस एरिया के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए, ताकि वो उस प्रोसेस में इंटरफियर ना करे और आपकी प्रोसेस इजीली हो जाए। देखो, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल मींस माइक्रोबियल फ्री कंटेमिनेशन, एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस जो तुम करते हो तब, ठीक है, टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स एक्सेट्रा, ठीक है। चलो, अब जब हम बात करते हैं इसकी बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, बायोटेक्नोलॉजी जो चीज है वो किस पे बेस्ड है। देखो, रिप्रोडक्शन के दो टाइप के मेथड होते हैं, वन इज द एसेक्सुअल एंड वन इज द सेक्सुअल मेथड। अब एसेक्सुअल में क्या होता है, लाइक बैक्टीरियल सेल्स जो हैं दे जस्ट शो द बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन शो करते हैं। उसमें क्या होता है, जो उनका न्यूक्लियर मटेरियल है, जो उनका न्यूक्लियोइड है, जीनोम है, इट रेप्लिकेट्स, पहले वो रेप्लिकेट होता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द फरो, और जो सेल है वो दो में डिवाइड हो जाता है। मींस यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल उसने जस्ट अपनी एक नई कॉपी बना दी, सेम टू सेम, ठीक है, बिल्कुल एक कॉम्प्लीमेंट्री टाइप की कॉपी बना दी है जो दूसरे बैक्टीरियल सेल में चली गई। मींस यहाँ पर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। बट इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल के डीएनए आता है, फीमेल के डीएनए आता है, दोनों की क्या होती है, आपस में इंटीग्रेशन होती है, फिर कहीं जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है जिसमें कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स वेरिएबल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ये जो वेरिएबिलिटी है ये ऑफ कोर्स क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, और ये हम कह सकते हैं इट इज द बेसिस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स द वेरिएशन, आपको हमेशा याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट परमिट्स वेरिएशन, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा इट प्रिजर्व्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है। और जो सेक्सुअल होता है आपका रिप्रोडक्शन, इट ऑलवेज परमिट्स द वेरिएशन, नए नए कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप करते रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब जो हम इतनी करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी, जिसको आज हमने इस टेक्निक को हमने नाम दे दिया कि हम कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं डीएनए में, और वो चेंजेस जो हैं हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में वहाँ पर उसको एक्सप्रेस करवा देते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ हमने ही कर दी है, बट ये चीज़ें जो हैं बेटा ये सब बहुत पुरानी हैं। अगर आप अपने एंसेस्टर्स को देखेंगे तो वो भी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते थे। वो क्या करते थे, कोई अच्छा मतलब कोई होता ना, जैसे कोई बहुत ही अच्छा बफलो है और दूसरा ऑक्स वगैरह जो है वो अच्छी क्वालिटी के हैं, उन दोनों का ही क्या करवाएंगे, इंसेमिनेशन करवाएंगे, उस तरह से जो उनका बच्चा होगा ऑफ कोर्स उसमें कुछ अच्छे कैरेक्टर्स होंगे। दैट वाज द ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। अब उनको नहीं पता था कि हम इतना बड़ा साइंस कर रहे हैं, ठीक है, आज हमको पता है लेकिन, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स पहले भी हम यूज करते थे प्लांट्स और एनिमल ब्रीडिंग के अंदर, ऑफन लीड टू इंक्लूजन। अब जो पहले करते थे ना बेटा उसमें नुकसान क्या था, देखो हर किसी के पास कोई ना कोई पॉजिटिव जीन्स हैं, कुछ नेगेटिव जीन्स भी हैं, मतलब कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो आपको हमें नहीं चाहिए। बट क्योंकि उस टाइम पे हमें नहीं पता था, हम तो क्या करवाते थे, जस्ट दो की मेटिंग करवा देते थे, तो दोनों के करेक्टर आते ही थे। उसमें अब ये नहीं कर सकते हम कि भाई मुझे तो इसका ना ये वाला पसंद नहीं है, ये ना आए, मुझे उस वाले का ये पसंद नहीं, ये ना आए, तो हम ये इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का
डिसएडवांटेज आप ये कह सकते हो कि वहां पर देयर वाज इंक्लूजन, वहां पे जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स थे उनका भी इंक्लूजन हो जा रहा था, ठीक है। सो क्या है यहाँ पर, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट्स एंड often in the animal breeding, it leads to inclusion and multiplication of the undesirable gene along with the desirable gene। जो जीन नहीं चाहिए थे उनका भी मल्टीप्लीकेशन होता था साथ साथ में जो जीन चाहिए थे उनके, ठीक है। दैट अब जो टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसने इन चीजों को हटाने के लिए, इस इंक्लूजन को हटाने के लिए क्या क्रिएट किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ द जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। अब आपको ये सब कुछ पता है कि अब मैं क्या बात कर रही हूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें पता है, जीन क्लोनिंग हमें पता है, जीन ट्रांसफर हमें पता है, ठीक है। सो ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली one or a set of desirable gene without introducing the undesirable gene into the target organism। अब हमें पता है कि मान लो कि ये पूरा एक डीएनए स्ट्रैंड था, इसमें से सिर्फ मुझे इतना जो पार्ट है ये ही चाहिए, तो आज मेरे पास टेक्निक है कि मैं इस पूरे फ्रैगमेंट को ट्रांसफर ना करवा कर, मान लो कि ये मुझे चाहिए था और यहाँ पर एक पार्ट था, यहाँ पर एक पार्ट था, ये मुझे नहीं चाहिए भाई, तो जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगी, जो चीज़ मुझे चाहिए उसको मैं यहाँ से कट करूंगी और सिर्फ इतने ही फ्रेगमेंट को आगे मैं यूज करने वाली हूँ। ये बेनिफिट हमें कहाँ से मिला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। समझ आती है बात, क्लियर है इतनी बात। चलो बेटा, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि जो हमने ये बोला कि मैं वो छोटा सा पार्ट लूंगी और उसको मैं आगे क्या करूंगी, उसको मैं रेप्लिकेट करवाऊंगी, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, उस छोटे से पार्ट को किसी और ऐसी पार्ट के साथ अटैच करना होगा जिसके पास क्या हो बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, ठीक है। जिसमें अगर आपको याद हो हम क्या यूज करते थे, प्लाज्मिड यूज करते थे। चलो एक बार पढ़ते हैं फिर देखो। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए, जो पीस ऑफ डीएनए हमने लिया विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म, most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism। अब जो तुमने वो पीछे piece of DNA मैंने लिया ना, ये वाला, ठीक है, इसको मैं उठा के अगर मैं सिंपल एक ऑर्गेनिज्म में डाल दूं तो बेटा ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो कैसे डिवाइड करेगा ये, ठीक है, बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड विद द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, अगर मैं उस पीस ऑफ डीएनए को जिस ऑर्गेनिज्म में डाल रही हूं उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ मैं उसको अटैच करवा दूं, ठीक है, तब वो रेप्लिकेट करेगा। और अटैच भी मैं कहाँ करवाऊंगी, ORI पे, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर। देखो, इट में मल्टीप्लाई एंड कैन बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। दिस इज बिकॉज the alien piece of DNA has become part of the chromosome which has the ability to replicate in a chromosome। अब क्रोमोसोम जो होता है उसके पास एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन। मतलब कि मान लो कि ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया का ये जीनोम है, ये कहना चाह रहे हैं कि तुम इस जीनोम के साथ, मान लो ये इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ ही तुम अपने वाला अगर डीएनए फ्रैगमेंट जोड़ दोगे तभी ये डीएनए फ्रैगमेंट जो है डिवाइड कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ये एक सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं। अब कैसे करता है हमें को पता है, हम डायरेक्ट इसके अंदर नहीं जोड़ सकते, हम तो एक क्या लेंगे, प्लाज्मिड लेंगे जो खुद भी एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। चलो उस बात को छोड़ो। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन, देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be the part of the chromosome which has that specific sequence, that is the ORI, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ORI। Thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। दिस इज नोन एज द क्लोनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोनिंग कहते हैं। और मेकिंग मल्टीपल कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, ठीक है।
मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं कि वो अंदर जाके डिवाइड करे, और डिवाइड करेगा तो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, उन कॉपीज को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग। ठीक, चलो अब ये हमने एक बेसिक सा समझ लिया कि हमें कुछ ऐसा करना है, बट एक ऑर्गेनिज्म के खुद के डीएनए से कुछ भी अटैच कराना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया बेटा? प्लाज्मिड। अब उसकी डिस्कवरी कैसी हुई ये आप देखो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ईयर इन 1972, दो साइंटिस्ट थे बेटा, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। दो साइंटिस्ट थे, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। उनको पता लगा कि जो सैल्मोनेला टाइफी है, कौन? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, इसके पास प्लाज्मिड है। व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग क्रोमोसोम। देखो, प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। मान लो कि ये एक सेल था, ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है। सैल्मोनेला का ये खुद का क्या है? जीनोम है। उसके अलावा इसके पास एक और भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल चीज पड़ी है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मिड कहते हैं। और इस प्लाज्मिड के इफेक्ट, इसके बेनिफिट क्या थे इस एस टाइफीम्यूरियम के को? कि ये जो प्लाज्मिड थी ये इसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी। किससे? एंटीबायोटिक से। और इसी चीज को जो है स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने देख लिया कि भाई ये प्लाज्मिड ही है जो इस एस टाइफीम्यूरियम को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। अगर तुम इस प्लाज्मिड को यहाँ से निकाल दोगे तो वो टाइफीम्यूरियम तो मर जाएगा। ये किसको पता लगा? कोहन और हर्बर्ट बोयर को, ठीक है। सो तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आइसोलेट किया द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है जी। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, उनको पता लगा कि मान लो ये आपका प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड में भी ये वाली जो सीक्वेंस है, ये वाली जो सीक्वेंस है यही सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो इन्होंने क्या किया? इतने फ्रैगमेंट को यहां से कट करवा दिया। किसकी हेल्प से कट करवाया बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट करवा दिया। द कट पीस ऑफ डीएनए, अब इस कट पीस ऑफ डीएनए को फिर से लिंक करवाया गया, कोई और प्लाज्मिड ली गई, ठीक है। अब कोई और प्लाज्मिड ली गई और उस प्लाज्मिड के साथ इस कट पोर्शन को यहां से लिंक करवा दिया और अब हमने बनवा दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ आई? समझो फिर से। ये क्या था? एस टाइफीम्यूरियम। दिस इज द एस टाइफीम्यूरियम, ठीक है। इस एस टाइफीम्यूरियम के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी जो कहां से आ रही थी? इसको वो प्लाज्मिड प्रोवाइड कर रहा था। ऑफ कोर्स प्लाज्मिड में भी एक पर्टिकुलर जीन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया? उस फ्रेगमेंट को, डीएनए को कट कर लिया, इन्होंने किया बेसिकली। कट करके एक और नई प्लाज्मिड ली बाहर, ठीक है, और उस प्लाज्मिड से इस वाले फ्रेगमेंट को अटैच करवा दिया। अब जो हमें प्लाज्मिड मिली है बेटा उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो ठीक है, अब ये जो आपकी प्लाज्मिड डीएनए है इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज द वेक्टर। देखो अभी ये सेल से बाहर है तो ऑफ कोर्स ये डिवाइड नहीं कर सकती, ठीक है, अभी ये भी डिवाइड नहीं कर सकती। हमने क्या किया? हमने, ये है इकोलाई, इकोलाई का खुद का है। हमने क्या किया? इस जो ये वेक्टर है जिसके साथ हमने वो वाला पीस ऑफ फ्रैगमेंट अटैच करवाया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला, इसको इस इकोलाई के अंदर जो है डलवा दिया। अब कैसे डलवाया वो आगे की बात है, उसके अंदर डाल दिया और देखा कि अब इकोलाई के अंदर भी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। तो जो ये वाली आपकी प्लाज्मिड है इट इज एक्टिंग एज अ वेक्टर। वेक्टर मतलब जैसे मलेरिया जो होता है उसमें फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो है इट एक्ट एज वेक्टर। ये वो क्या करती है? उस प्लाज्मोडियम को जो है हमारे बॉडी के अंदर पहुंचाती है। सिमिलरली ये वाला जो प्लाज्मिड है इट इज एक्टिंग एज वेक्टर। उसने क्या किया? इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इस इकोलाई के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है बेटा। तो द कट पीस ऑफ डीएनए, जो कट पीस ऑफ डीएनए था वो वाला, ये जो हमारा निकल के आ गया था ना द कट पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, इट वाज लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। This plasmid act as vector to transfer the piece of DNA attached to this.
वही बता रखा है, मलेरियल पैरासाइट। इन द सेम वे अ प्लाज्मिड जो है इट एक्ट एज वेक्टर टू डिलीवर द एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। द लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन टू द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये कौन से एंजाइम की वजह से पॉसिबल हो पाया है? डीएनए लाइगेज की वजह से, डीएनए लाइगेज की वजह से पॉसिबल हुआ। ठीक है, विच एक्ट ऑन द कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड्स। This make a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro lab में हमने बनाया है, and it is known as the rDNA, that is recombinant DNA, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? recombinant DNA. When this DNA is transferred into the E. coli, अब हमने इसको किस में ट्रांसफर कर दिया? E. coli के अंदर। किस में ट्रांसफर किया बेटा? E. coli के अंदर। A bacterium which is closely related to Salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme. अब वो भी क्या कर सकता है? अपना जो नया जो होस्ट है, जो E. coli है, इसका मैकेनिज्म, इसकी मशीनरी यूज करके खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, and it of course and it makes its multiple copy. So the ability to multiply copies of antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning of the antibiotic resistance gene in E. coli. क्लियर? तो अगर हम देखें तो हम आपके बेसिकली 3 स्टेप निकल कर आते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए। 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्या? सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा पीस जो है डीएनए का चाहिए, मतलब हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, तो हमने क्या करना है? दूसरे होस्ट के अंदर एंटर करवाना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है बेटा मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, और अब उस डीएनए को हमने ट्रांसफर करना है उसकी प्रोजेनी। क्लियर? सो ये सब स्टेप्स हैं, आई होप सबको क्लियर होगा। चलो अब हम बात करते हैं, जो ये हमने इतनी बात बोली कि हम पहले किसी में से कुछ निकाल लेंगे, उसको कट करवाएंगे, फिर किसी दूसरे में डाल देंगे आरडीएनए बनाकर, तो इन सब प्रोसीजर को करने के लिए बहुत सारे टूल्स चाहिए। तो अब हम बात करें टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमें टूल्स कैसे कैसे क्या क्या चाहिए बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, लाइगेज, वेक्टर एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये सब कुछ चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। इसकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में मैंने आपको, जब हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, बेसिकली ये डिस्कवर कब हुए थे? 1963 में देखा गया। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, इसके ऊपर जब कोई, याद करो, अपने नोट्स ओपन करो, मैंने लिखवाया था आपको। जो ई कोलाई है बेटा, इसके पास 2 टाइप के एंजाइम होते हैं। वन इज द मिथाइलेज एंजाइम और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, मिथाइलेज क्या करता है? जो इसका खुद का जीनोम है उसके पास मिथाइल ग्रुप लगा देता है। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है, उसका काम होता है सिंपल सा कि भाई उसको तो जेनेटिक मेटेरियल को कट करना है ना, तो वो अपने खुद के जेनेटिक मेटेरियल को भी कट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसलिए जो मिथाइलेज एंजाइम है वो खुद के जीनोम पे लगा देता है मिथाइल ग्रुप, और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इट कैन नॉट कट द मिथाइलेटेड जीनोम। ठीक है, तो यही इसकी प्रॉपर्टी जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की यूज की गई। ठीक है, देखा ई कोलाई पे जब बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्शन किया, तो बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं? बैक्टीरियोफाज इज वायरस, वो क्या करता है? अपना जो वायरल डीएनए है वो होस्ट को देता है। जैसे ही उसने उसको दिया तो होस्ट के पास क्या था? ई कोलाई के पास क्या था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने उसके फ्रैगमेंट्स कर दिए, उसको तोड़ दिया, वो किसी काम का नहीं रहा, तो वो इन्फेक्शन नहीं कर पाया। तो ये प्रॉपर्टी थी ई कोलाई की कि इट कैन रेजिस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी थी कि भाई वो कट कर सकता है डीएनए फ्रैगमेंट्स को, वो ही हमने यूज की इन द प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, so the 2 enzymes responsible for restricting the growth of the bacteriophage in E. coli were isolated. One of these added the methyl group to the DNA, जो कि कौन सा था? मिथाइलेज एंजाइम। ठीक है, while the other cut the DNA, the later जो कट कर रहा है डीएनए को उसका नाम क्या था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, चलो, जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था बेटा, दैट वाज द हिंद
2, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड वाज द हिंद 2, whose functioning depends upon the specific DNA nucleotide sequence was isolated and it was characterized 5 year later. उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 5 साल बाद पता चले थे, तो इसलिए उसको नंबर 2 दे दिया गया था, बट मिला पहले वही था. It was found that Hind2 जो है, it cut the DNA molecule at a specific particular point by recognizing the specific sequence of 6 base pair. देखो, हर एक जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए को कहीं पर भी कट नहीं कर सकता है. उसको एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस चाहिए. अगर उसको वो दिख गई तभी वो जाकर कट करेगा, वरना वो कट नहीं करता है. ठीक है. सो दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस. उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस. मींस मान लो कि ये पूरा का पूरा डीएनए था, इसके अंदर से ये वाली जो सीक्वेंस है इट इज क्या है? 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है, 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है एक. इट इज आइडेंटिफाइड बाय द हिंद2. अगर उसको इस जीनोम में ये दिख गई तो ये यहीं आकर जो है कट करेगा, वरना ये कट नहीं करेगा. ठीक है. और इस साइट को ही हम क्या कहते हैं? इस 6 बेस पेयर की साइट को ही हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. Beside Hind2, today we know more than 900 restriction endonuclease. अब Hind2 को अगर हम छोड़ दें तो आज हमें 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का पता है, which have been isolated from the 230 strains of the bacteria, और जिनकी हर किसी की एक डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट है. इतनी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है बेटा. अब नेमिंग की जब हम बात करते हैं, जैसे Hind2 हमने बोल दिया, ऐसी एक और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दैट इज EcoRI1, EcoRI1. ठीक है. अब इसकी जब हम नेमिंग की बात करते हैं तो क्या है? देखो, EcoRI1 EcoR1, उसमें ये क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा होगा, जो फर्स्ट वाला लेटर है, जो फर्स्ट है, ये क्या बताता है? जीनस. फर्स्ट वाला जो है बेटा ये क्या बताता है? जीनस. सेकंड जो है, सेकंड और थर्ड लेटर जो है वो क्या बताते हैं? स्पीशीज. फिर जो है इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेन. और ये क्या होता है? रोमन नंबर. ये बताता है कि किस सीक्वेंस में उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को उस एक बैक्टीरिया से अलग किया गया या डिस्कवर किया गया. So the convention for naming the enzyme is the first letter of the name represent the genus, second 2 letter, आगे के जो 2 लेटर हैं वो स्पीशीज को बताते हैं. ठीक है. जैसे इकोराई कम फ्रॉम द, और जो थर्ड लेटर है वो क्या बताता है? आपको स्ट्रेन बताता है, कौन से स्ट्रेन से उसको डिस्कवर किया गया. और जो रोमन न्यूमरल है वो आपको क्या बताता है? वो आपको बताता है इट इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट क्या है बेटा. अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें तो दे बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ एंजाइम जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियेसिस. अब न्यूक्लियेसिस जो है वो 2 टाइप के होते हैं. वन इज द एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है बेटा एंडोन्यूक्लियस. ठीक है. एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि अगर ये कोई डीएनए बेस पेयर है, ठीक है, डीएनए के मतलब फ्रेगमेंट है, तो एक्सोन्यूक्लियस सिर्फ उसको एंड पे कट करेगा. ठीक है. और वैसे ही जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो उसको बीच में कट करेगा. ठीक है. तो एक्सोन्यूक्लियस जो है इट रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, whereas endonuclease may cut at specific position within the डीएनए के बीच में. और एक्सो मतलब क्या होता है? एग्जिट, एंड पे कट करना. ठीक है. हम यहाँ पे बेसिकली बात करते होते हैं एंडोन्यूक्लियस के, उसी का हम यूज करते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी. तो ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इट फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ. अब कैसे काम करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? सबसे पहले वो पूरी की पूरी एक सेगमेंट को देखेगा, इंस्पेक्ट करेगा. इंस्पेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि वो अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी तो ढूंढेगा. वो एक पर्टिकुलर साइट पे ही काट सकता है, ऐसे वो कहीं पे भी नहीं काटेगा. ठीक है. टू फाइंड इट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इट विल बाइंड टू द, वो क्या करेगा? उस डीएनए पे जाके बाइंड कर देगा और कट कर देगा दोनों स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देगा एट द स्पेसिफिक साइट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन. उनकी जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है उसको वहां पे कट लगाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ देगा.
Each restriction endonuclease recognize a specific palindromic sequence in the DNA. Palindromic sequence क्या होती है बेटा? ऐसी सीक्वेंस जिसको आप सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो सेम है, लाइक मलयालम मैडम, चाहे उसको आप ऐसे पढ़ो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, वो एक जैसा ही पढ़ा जाएगा, दैट इज द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उसको भी ऐसी ही एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस की जरूरत होती है। ठीक है, देखो अगर हम देखें, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमने क्या किया, एक हम प्लाज्मिड लेते हैं, ठीक है, और एक हम लेते हैं डीएनए फ्रेगमेंट। अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट जहां से लिया गया और ये प्लाज्मिड जहां से लिया गया, कट तो दोनों को ही करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना है कि दोनों को कट सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ही करवाने हैं, ताकि दोनों के जो बेस पेयर हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बने। मतलब क्या हुआ बेटा, देखो ये आपका वेक्टर डीएनए था, मतलब कि जो प्लाज्मिड है, ये फॉरेन डीएनए है, वो वाला जो आपने छोटा पीस लिया है, ठीक है। इकोराई कट द डीएनए बिटवीन द, देखो अब इकोराई के लिए 6 बेस पेयर की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, क्या ये आपको याद रखनी है, GAATTC, उल्टा पढ़ो इसको यही आएगा GAATTC। ये स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है जिसमें जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इट कट द दिस सीक्वेंस बिटवीन G एंड A, जी और ए के बीच में हमेशा काटेगा। तो पहले क्या करता है, एंजाइम जाता है पूरे फ्रेगमेंट को देखता है, देखने के बाद उसको अपनी ये रिकॉग्निशन साइट मिल जाती है, मिलने के बाद वो उसको कट करता है। कहाँ से कट करता है, बिटवीन दिस G एंड A, ऊपर नीचे दोनों दोनों फ्रेगमेंट्स के अंदर, दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है। और मैंने आपको बताया चाहे वेक्टर डीएनए हो बेटा, चाहे आपका जो फॉरेन डीएनए जहां से भी आपने लिया है, दोनों को आप कट सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से करवाओगे। जैसे ही आपने उसको कट करवाया, तो यहाँ से कट करवाया तो इतना बेस पेयर निकल गया, यहाँ से कट करवाया तो इतना बेस पेयर निकल गया, यहाँ से ये पूरा का पूरा ऐसे, यहाँ से कट कराया ना, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। गायब कर दो इसको, गया, ये भी तो जाएगा साथ में, ये इतना पोर्शन गायब हो जाएगा। सिमिलरली जब उसको आप कट करवाओगे तो क्या होने वाला है बेटा, यहाँ से लेके इतना पोर्शन जो है ये गायब हो गया, गायब हो गए। अब ये जो होवर हैंगिंग स्ट्रेचेस बने हैं, वो हैंग कर रहे हैं ना, जैसे ये हैंग कर रहे, ये भी हैंग कर रहे, इन ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस को बोला जाता है स्टिकी हैंड। ये स्टिकी हैंड जो है एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, देखो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए है, ए और टी का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसे ही जी और सी का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। ये कॉम्बिनेशन बनेगा और इस लिंकिंग को फैसिलिटेट कौन करता है या हेल्प कौन करता है, डीएनए लाइगेज। हेल्प करने से क्या करेंगे, ये दोनों ज्वाइन हो गए, और इन ज्वाइनिंग को यही तो हम चाहते थे कि दोनों ज्वाइन कर जाएं। तो अब क्या हुआ, ज्वाइन कर गए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारा बना है इसको हम किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करवा देंगे। ठीक है, तो यही है बेटा, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैलिंड्रोमिक जीन सीक्वेंस है 5 to 3, 3 to 5, कैसे भी पढ़ लो सेम ही पढ़ा जाएगा। जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कट कहाँ पे करता है, यहाँ पर कट करेगा G और A, G और A, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्या बन जाएंगे, स्टिकी एंड बन जाएंगे, ठीक है। और स्टिकीनेस की वजह से दोनों जुड़ जाएंगे, और द स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। क्लियर है बेटा इतनी बात, चलो। अब वो ये देखो, फॉरेन डीएनए था वो वेक्टर डीएनए, तो दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करवाया, ऐसे कट हुआ, वो वहां से कट हुआ। कट करवाने के बाद क्या हुआ, लाइगेज की हेल्प से ये ज्वाइन हो गया, ये वाला दिख रहा है, ये वाला ब्लू पार्ट ज्वाइन हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर गया। ज्वाइन करने के बाद हमने इसको एक होस्ट सेल के अंदर डाल दिया, वो इकोलाई जो है इट इज एक्टिंग एज अ होस्ट, ठीक है। जब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट में डालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो इकोलाई है ये आपकी क्या हो चुकी है बेटा, ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है, क्या हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब ये जो प्लाज्मिड है, जो वेक्टर डीएनए जो हमने अंदर डाला है आरडीएनए, ठीक है, ये इकोलाई की मशीनरी को यूज करके खुद की कॉपीज बनाने लग जाएगा, इकोलाई भी साथ में डिवाइड करेगा, और देखो यहाँ पर भी सबके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग, ये खुद को एक्सप्रेस करने लग जाएगा, सिंपल। क्लियर है इतनी बात, नेक्स्ट। अब देखो बेटा, ये देखो यहाँ पर
जो आपके ये आपने डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काटा, इसको यहाँ से कट हो गए, देखो 3-4 फ्रैगमेंट बन गए। अब 3-4 फ्रैगमेंट में से कौन सा फ्रैगमेंट हमें यूज करना है या उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करेंगे, उसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, सो ये क्या लिखा हुआ है, द कटिंग ऑफ डीएनए by restriction endonuclease results in the fragments of the DNA. These fragments they can be separated by a technique known as the gel electrophoresis, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो आपका डीएनए है इट इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए कैसा होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज होता है। और अब हम फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं कि जो फ्रैगमेंट्स हैं दे विल मूव टुवर्ड द एनोड, एनोड इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक एगेरोस जेल का एक वो बनाते हैं, पूरा का पूरा मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स ऑफ एगेरोस जेल, जो कि सीवीड से मिलता है, नेचुरल पॉलीमर है, उसको लेते हैं, उसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें बीच बीच में वेल्स बना देते हैं। ये क्या बना दिया, पूरा एक ग्रे कलर का जो एगेरोस जेल है ये वेल्स हैं। इन वेल्स के अंदर आप क्या डालते हो, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। इन वेल्स में आप क्या डालते हो बेटा, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए डालते हो, और वो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक इस टाइप से वो लगा देते हैं, इधर मान लो पॉजिटिव है, इधर मान लो कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये ऐसे एक बैटरी लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवा दी। यहाँ पे हमने इस वेल्स के अंदर यहाँ पर हमने क्या डाल दिए, डीएनए फ्रैगमेंट डाल दिए। अब ये डीएनए फ्रैगमेंट जो है दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव एंड, क्योंकि डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो छोटे फ्रैगमेंट हैं वो भाग भाग के आगे चले जाएंगे, बड़े वाले पीछे रह जाएंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा फ्रैगमेंट चाहिए, वो आप यूज़ कर लोगे। अब आपको ऐसे ही ये नहीं दिखता है, आपको इसको स्टेन करना पड़ता है विद अ डाई, जिसको बोलते हैं हम इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथीडियम ब्रोमाइड से इसको डाई करोगे, स्टेन करोगे, उसके बाद उसके ऊपर यूवी लाइट डालोगे, तो आपको ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये कैसे दिखाएंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के। ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथीडियम एक्सपोज्ड टू, ये हमें दिख जाएंगे। ठीक है, अब जो आपको सेपरेट बैंड, सारे बैंड सेपरेट हो गए, जो आपको चाहिए उसको आप कट कर लोगे विद द एगेरोस जेल। Separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece, और उसको हम extract कर लेते हैं from the gel piece। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है इल्यूशन। ठीक है, जो ये आपका स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट जो आपको चाहिए था वो आपने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया विद द एगेरोस जेल, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इल्यूशन कहते हैं। क्लियर, आई होप इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट, अब बात आती है बेटा क्लोनिंग वेक्टर, कि हम जो वेक्टर है वो कौन से यूज करते हैं। जो प्लाज्मिड हैं, या तो हम प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं या बैक्टीरियोफेजिस यूज कर सकते हैं, या तो प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेजिस, कोई ऐसी चीज जो जिसमें एबिलिटी होती है टू सेल्फ डिवाइड, टू सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, जब हम ये चीज लेते हैं तो हम इनका कॉपी नंबर भी देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, कॉपी नंबर। देखो, some plasmid may have only 1 to 2 copies per cell while other may have 15 to other copies per cell। जो प्लाज्मिड होता है उनका कॉपी नंबर थोड़ा सा कम होता है, कुछ का 5 से 10। कॉपी नंबर का मतलब क्या होता है, वो कितना डिवाइड कर सकती हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इनका कॉपी नंबर बहुत हाई होता है, ये बहुत बढ़िया तरीके से डिवाइड कर सकती हैं। ठीक है, अब किसी भी प्लाज्मिड या किसी वेक्टर को लेने के लिए उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी बड़ी जरूरी है। पहली बात तो क्या होना चाहिए बेटा, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने क्या बताया था, ओआरआई क्या होता है, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होती हैं। ठीक है, क्या होती है, देखो, दिस सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो हर एक प्लाज्मिड के पास ये ओआरआई होनी चाहिए, ताकि जब हम अपना एलियन डीएनए, वो फॉरेन डीएनए वहां पर लगाएं तो भाई उस प्लाज्मिड के पास एबिलिटी हो कि वो डिवाइड कर सके। और ये ओआरआई जो है ये कंट्रोल भी करता है किसको, कॉपी नंबर को। ये आपका 2022 का क्वेश्चन भी है बेटा। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, कि वो जो आपका प्लाज्मिड है कितनी कॉपीज बना सकता है, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ओआरआई। कॉपी समझ आ गई ना, डिवाइड कर कितना कर सकता है। ठीक है, तो एक तो आपको प्लाज्मिड की ओआरआई देखनी है कि वो होना चाहिए, फिर होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है, इसको हम सिंपल उसे समझेंगे। हम अपने ये लेते हैं
हमने यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया, इकोलाई का वेक्टर है PBR 322। इस वेक्टर के अंदर आप देखते हो कि आपको बहुत सारी साइट्स दिख रही हैं। इसके पास 8 तो रिकॉग्निशन साइट है, 8 रिकॉग्निशन साइट है फॉर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेसिस। साथ साथ में यहाँ पर 2 आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट भी मिलती हैं जो एक्ट करती हैं एज सिलेक्टेबल मार्कर। इसको समझ लो बेटा यहाँ से कि देखो मान लो कि एक बैक्टीरिया था, उसके अंदर आपने अपना जो वो RDNA बनाया था वो आपने उसके अंदर डाल दिया था। अब आपको पता लगाना है, मान लो कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया था, RDNA था, वो आपने इस होस्ट में डाल दिया। अब भाई आंखों से तो नहीं पता चलेगा ना कि ये RDNA आप इसमें डला भी है कि नहीं डला है, कैसे पता लगेगा, है ना। और हमें कैसे पता लगेगा कि जो आपका ये जो पीस था वो इसके साथ अटैच हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम तब यूज करते हैं बेटा सिलेक्टेबल मार्कर। और सिलेक्टेबल मार्कर कौन से हैं? जो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, कौन से वाले? यहाँ पर एक तो हो जाएगा ये वाला और ये क्या हो जाएगा, ये MR टी टेटार, मतलब टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टर और एम्पीसाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस। मतलब इकोलाई जो का जो क्लोनिंग वेक्टर है PBR 322, ये वेक्टर जो है ये क्या करता है बेसिकली, ये वेक्टर जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास होगा वो उसको जो है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये इसका फीचर है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करते हैं यूज, और BMH1 साइट जो है यहाँ पर अपना फॉरेन जीन जो है ऐड करवा देते हैं। फॉरेन जीन अगर हमने यहाँ पे ऐड करवाया, मीन जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था इसको तुमने खराब कर दिया। अब ये प्लाज्मिड जो है वो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। वही चीज हम यूज करते हैं एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। कैसे? हमने मान लो कि बहुत सारी ऐसी कॉपीज बना ली, हमने डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में डाल के देखा, ठीक है, तो कुछ के अंदर क्या हुआ होगा कि अच्छे से फॉरेन जीन नहीं लगा होगा, तो अभी भी ये प्लाज्मिड जो है दोनों ही एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और जिसके अंदर ये अच्छे से RDNA बन चुका है उस बैक्टीरिया के पास अब टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो हमने यूज किया वो सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है, देखो इन ऑर्डर, और सबसे बड़ी बात ये देखो इसके अंदर 8 रिकॉग्निशन साइट है। हमें एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसके पास रिकॉग्निशन साइट जितनी कम हो उतना बढ़िया, क्योंकि एंजाइम कट करेगा तो बहुत सारे फ्रैगमेंट बन जाएंगे। ठीक है, in order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition site for the commonly used restriction endonuclease enzyme. ठीक है, presence of more than one recognition site will result, the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. ठीक है, now the ligation of the alien DNA is carried out at the restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene. ठीक है, अब मान लो कि हमने वो लाइगेट कर दिया फॉरेन DNA एट BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इन द वेक्टर PBR 322। ठीक है, सो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो अब टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, इसी को हम यूज करेंगे एज सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, बट अब ये कम्बरसम प्रोसीजर है, अभी कुछ बैक्टीरिया को ये वाला दो वो वाला दो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री एक अलग तरीका ढूंढा गया जिसे हम क्या कह सकते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन था वो भी। ठीक है, बेसिकली लैक-जेड जीन वाला। कौन सा? लैक-जेड जीन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कम्बरसम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। मतलब हम 2 प्लेट लेंगे ना, एक पे हम क्या कर देंगे, टेट्रासाइक्लिन डालेंगे और एक पे क्या डालेंगे, एम्पिसिलिन, और देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया कहाँ पर ग्रो कर रहा है। ठीक है, therefore alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants and the non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substance. तो अल्टरनेटिव मेथड जो है बेटा वो कौन सा है, टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। इस पे एक PYQ आया हुआ है। ठीक है, in this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of the enzyme beta lactosidase, that is LAC-Z gene.
लैक्जेड जीन जो है बेटा ये एक एंजाइम बनाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अब ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जब काम करता है, ग्लैक्टोसाइडेज या ग्लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, जैसे जैसे ये ब्रेकडाउन करता है तो बाहर का जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू हो जाता है। जब ये एंजाइम काम करता है, जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम काम करता है, तब जो बाहर का सबस्ट्रेट है उसका कलर चेंज होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ब्लू कलर, ठीक है। सो दिस इज अब हमने क्या किया, हमने जो अपना हमारा जो फॉरेन डीएनए था, उस फॉरेन डीएनए को हमने इस लैक्जेड जीन के अंदर ही डाल दिया। अगर इसको डाल दिया तो अब ये जीन जो है एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा। तो भाई अब वो जो सबस्ट्रेट था उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा तो जो सबस्ट्रेट है उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो आपको पता लग जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कॉम्बिनेशन जो आपने बनाना था आरडीएनए वो सक्सेसफुल है, क्योंकि अब वो जीन काम नहीं कर रहा है। और इसे हम क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। आपको अब ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं मिलेगी, लेकिन जब वो एंजाइम जीन काम कर रहा है तब ब्लू कलर की कॉलोनी मिलेगी, जब वो जीन काम नहीं कर रहा है तो ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं मिलेगी। और अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर तुमने फॉरेन डीएनए डाल दिया है, तुम सक्सेसफुल हो गए हो एक आरडीएनए बनाने में। क्लियर इतनी बात? चलो बेटा, अब फिर वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी डिफरेंट टाइप के वेक्टर हमने ढूंढे हैं। जैसे प्लांट को एक जो है आपका पैथोजन है जो इन्फेक्ट करता है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस। अब ये इन्फेक्ट कैसे करता है डाइकोट प्लांट्स को, इट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए जिसको हम कहते हैं टीडीएनए। और ये टीडीएनए क्या करता है, जो प्लांट के नॉर्मल सेल हैं उनको कैंसरस सेल में डिवाइड कर देता है, ट्यूमर बना देता है, ठीक है। और अभी जो ट्यूमर सेल हैं दे प्रोड्यूस द केमिकल्स विच इज रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन, और पैथोजन ग्रो करता रहता है, ठीक है। सिमिलरली आपको पता है कि जो रिट्रोवायरस होती हैं एनिमल, हमारी रिट्रोवायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, दे कन्वर्ट द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल, ये आपको पता है बेटा, ठीक है। हमने क्या किया, मींस ये कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे यहाँ पे टीडीएनए है, यहाँ पे रिट्रोवायरस है, इनमें एबिलिटी है कि होस्ट के अंदर जाके डिवाइड करती हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने इन्हीं को यूज़ किया, इन्हीं के साथ हमने अपना जो फॉरेन डीएनए था वो लाइगेट करवा दिया। बट इनकी जो प्रॉपर्टी है ना डिजीज करने की, उसको हमने ख़त्म किया, उसको साइलेंट किया, और खुद का एक जो बढ़िया जो फॉरेन डीएनए है वो इनके साथ अटैच करवा दिया। अब अटैच करवाने के बाद इनको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डाल दिया, वहाँ जाके अभी डिजीज नहीं कॉज कर सकती, बट ऑफकोर्स जो इनकी डिवाइडिंग करने की प्रॉपर्टी थी वो अभी भी रिटेन्ड है। तो इस तरह से हम इनको फॉर द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक। चलो, अब हम जब इतनी बात कर रहे हैं कि हमने अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, अब उसको हम कहते हैं बार बार कि इकोलाई में डाल देंगे, तो भैया भाई एक बात समझनी है, इकोलाई वेली नहीं है, खाली नहीं बैठी कि तुमने कहा और उसने ले लिया, नहीं। ऐसे जो है इकोलाई उस डीएनए को नहीं ले सकती। देखो बेटा, जो बैक्टीरिया है, जो सेल वॉल है, ठीक है, वो क्या होती है, इट इज हाइड्रोफोबिक, और जो आपका डीएनए है इट इज हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपको पहले होस्ट जो इकोलाई जिसके अंदर आप अपना आरडीएनए डालना चाहते हो, उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट मतलब उसको कैपेबल बनाना पड़ेगा, ताकि जो आपका आरडीएनए है आप उसके अंदर इजीली डाल सको, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका होस्ट होता है इसको ट्रीट करवाते हैं विद अ डाइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम। देखो, this is done by treating them with the specific concentration of the divalent cation such as calcium, जो क्या करता है, which increases the efficiency with which the DNA enter the bacterium through the pore in the cell wall। वो बेसिकली पोर का साइज जो है वो इंक्रीज कर देता है। फिर हम क्या करते हैं, उस फॉरेन डीएनए दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इकोलाई को एक साथ में इंक्यूबेट करवाते हैं, ठीक है, ऑन आइस। सबसे पहले आइस पे, उसके बाद उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे, मतलब कि 42 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, फिर निकाल के सीधा किस पे रख देंगे, आइस पे। दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ऐसे ही बैक्टीरिया जो है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेगा। समझ आ गई बात, ठीक है बेटा। अब कुछ और तरीके मेथड भी हैं। फर्स्ट वन इज द माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन। अब ये किसके लिए यूज किया जाता है, एनिमल सेल के लिए। इसमें क्या करते हैं, आरडीएनए को डायरेक्ट होस्ट सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, सिंपल,
ठीक है। एक दूसरा और मेथड है जिसको हम बायोलिस्टिक और जीन गन प्रोसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलिस्टिक और जीन गन। ये हम यूज करते हैं बेटा प्लांट सेल के लिए, लिखा होगा ये रहा, प्लांट सेल के लिए। इसमें क्या करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल लेते हैं, उनको कोट करवा देते हैं, फिर द रिकम्बिनेंट डीएनए, फिर इन पार्टिकल्स को हाई स्पीड से बोम्बार्ड करवाते हैं प्लांट सेल के साथ, और इस हाई स्पीड से जब इसको बोम्बार्ड, इनका कोलिजन करवाते हैं, तो वो जो आपका गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल है वो प्लांट सेल के अंदर चला जाता है और वहां पे डिलीवर कर देता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये मेथड हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने बताई था डिसआर्म्ड वेक्टर, जैसे वहां पे टीआई डीएनए और रिट्रोवायरस है, उनको डिसआर्म कर दो कि वो अब डिजीज तो ना कर पाए, बट वो आपका जो फॉरेन डीएनए उसको लेकर चले जाएं और वहां पे जाके डिवाइड भी कर सके। सो दीज आर द मेथड हाउ द कॉम्पिटेंट होस्ट इज यूज्ड, ठीक है। अब आ जाती है बेटा प्रोसेस। जो भी हम हमने चीज किया उन सबको कंबाइन कर देंगे तो आपका प्रोसेस बन जाएगा ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट क्या आ जाएगा आपका, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेट करना है आपको, फ्रेगमेंटेशन करनी है विद द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज, देन आइसोलेशन करना है, लाइगेशन करना है इनटू द वेक्टर, फिर उसको ट्रांसफर करवाना है इनटू द होस्ट, फिर उसको हम कल्चर करेंगे बेटा एट लार्जर स्केल, और फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आई होप सबको याद होगा अच्छे से। देखो सबसे पहले है बेटा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब से हम कह रहे हैं कि हमें इस एक सेल का ये जीन पसंद आ गया है क्योंकि ये जीन बहुत अच्छी एक इसमें क्वालिटी है, ये मुझे चाहिए, तो सबसे पहले आपको उस जीन को एक्सट्रैक्ट आउट करना पड़ेगा। कैसे भाई, वो तो सेल के अंदर न्यूक्लियस में है, तो सेल की खुद की भी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उन सबको कट करना है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कट करना है, ठीक है। अगर डीएनए की बात करें तो वो अकेला नहीं रखा हुआ, उसके साथ बहुत सारी हिस्टोन प्रोटीन्स कंबाइन है, वहां पे आपको आरएनए भी मिलेगा। तो इन सबको हटाकर आपको उस डीएनए को अलग करना है, तो इसके लिए आप बहुत सारे एंजाइम यूज करते हो। जैसे कि कुछ एंजाइम आप याद रखोगे बेटा, लाइसोजाइम, बैक्टीरियल सेल के लिए लाइसोजाइम यूज करते हैं, प्लांट सेल के लिए सेल्यूलोज, और फंगस सेल के लिए काइटिनेज यूज करते हैं ताकि इनकी सेल वॉल को ब्रेक डाउन किया जा सके। जब आप अंदर न्यूक्लियस के पास पहुंच गए, वहां पे आपको डीएनए मिला, तो वहां बहुत सारी प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, आरएनए लगा होगा विच कैन बी रिमूव्ड विद द राइबोन्यूक्लियस, और प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटीएज से रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। रिमूव हो गई, पूरा एक मिक्सचर सा बन गया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जहां पे आपने बहुत सारे सेल डाला था, ये सारे एंजाइम डाले थे। अब आपने उस डीएनए को अलग करना है, तो आप इसमें क्या डाल देते हो, चिल्ड इथानॉल। क्या डालते हो बेटा, चिल्ड इथानॉल डालते हो। जैसे उसमें चिल्ड इथानॉल डालते हो वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट उसको आप खींच के बाहर निकाल लेते हो। इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा स्पूलिंग। यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है, ये आपको याद रखनी है। डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। कैसे, उसमें इथेरियम ब्रोमाइड चिल्ड इथानॉल ऐड कर दो, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और उसको फिर तुम खींच लो बाहर। खींच लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे, कटिंग करोगे डीएनए की एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करवाओगे, और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो फ्रेगमेंट आपको चाहिए वो आप निकाल लोगे। अब जो फ्रेगमेंट चाहिए बेटा, ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल से फ्रेगमेंट के लिए आप पूरा प्रोसीजर करो, इतना कम्बरसम प्रोसीजर करो। तो आप क्या करते हो कि आपको बहुत सारा प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने जो यहाँ पे जो आपका ये जीन फ्रेगमेंट मिला है, आप उसको 1 से बिलियन बना देते हो, बिलियन फ्रेगमेंट्स बना देते हो विद द प्रोसेस कॉल्ड एज द PCR, that is polymerase chain reaction. So next step is the amplification of gene of interest. Gene of interest मतलब यहाँ पे कौन सा है बेटा, gene of interest का मतलब यहाँ है foreign gene using PCR. यूजिंग PCR दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए, प्राइमर्स चाहिए, दैट इज स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एंजाइम चाहिए, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज के अंदर भी आपको जो एंजाइम चाहिए होता है बेटा, दैट इज द टैक पॉलीमरेज, जो कि आपको कहाँ से मिलता है, थर्मस एक्वाटिकस से मिलता है। कहाँ से, थर्मस एक्वाटिकस से। ये ऐसा एंजाइम है विच हैज द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव एट हायर टेम्परेचर। सो जब हम पीसीआर करते हैं तो आपको ये याद रखना अच्छे से। पहला स्टेप होता है बेटा डीनेचुरेशन, फर्स्ट वन इज द डीनेचुरेशन, देन अनीलिंग, और थर्ड स्टेप होता है बेटा एक्सटेंशन।
और ये इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं 1 2 3। 3 सीक्वेंस है बेटा, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। सबसे पहले आप करते हो डीनेचुरेशन। जो आपने फ्रेगमेंट लिया है उसको हाई टेम्परेचर दे दो। कितना हाई टेम्परेचर दे दो? कितना हाई टेम्परेचर दे सकते हो आप इसको? 94 से 96 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दो। जैसे ही दोगे तो बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, फ्रेगमेंट हो गए अलग। फिर आप कहोगे अनीलिंग। अनीलिंग का मतलब होता है जो प्राइमर, जो केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस जीनोमिक डीएनए, जो इनके कॉम्प्लीमेंट्री है वो अटैच करवा दोगे, दैट इज कॉल्ड अनीलिंग। ठीक है, अनीलिंग करवा दिया आपने। अनीलिंग करवाने के बाद आप इसमें डीएनए पॉलीमरेज और टैक पॉलीमरेज एंजाइम डालोगे, और साथ में क्या डालोगे बेटा? डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या डालोगे? डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। मींस अब ये प्राइमर जो है इस एंजाइम की और ऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स की हेल्प से अपनी पूरा एक लंबा जो है ये फ्रेगमेंट कंप्लीट कर लेगा, अपने आप को एक्सटेंड कर लेगा। और आपको क्या हुआ? आपके पास ये 2 स्ट्रैंड थे, अब आपके पास देखो 2 2 4। ऐसे अगर आप 30 साइकिल तक करते हो, सो दिस single DNA strand it can be amplified to 1 billion times। 1 बिलियन बन सकते हैं इसके। तो दिस इज द पीसीआर। पीसीआर आपने कर दी बेटा। पीसीआर करने के बाद अब क्या करोगे? जो आपका ये जो फॉरेन जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको प्लाज्मिड के साथ, वेक्टर डीएनए के साथ अटैच करवाओगे। करवाने के बाद होस्ट सेल में डालेंगे। कैसे डालेंगे? सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, बता दिया था अभी। सारा प्रोसीजर कैसे डलवाते हैं उसके अंदर, कैल्शियम आयन से ट्रीट करवाओ, फिर हीट शॉक ट्रीटमेंट दो, कोल्ड आइस, कोल्ड हीट फिर कोल्ड, या बायोलिस्टिक जीन गन अगर प्लांट सेल यूज कर रहे हो, एनिमल सेल यूज कर रहे हो तो माइक्रो इंजेक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इवन यहाँ पर एक और केमिकल भी हम यूज करते हैं बेटा, दैट इज प्रोपाइलिन इथाइल ग्लाइकोल। ठीक है, PEG। उससे भी जो है आप अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है एक सेल के अंदर डाल सकते हो, PEG की। तो आपने डाल दिया। डालने के बाद ऑफ कोर्स आप ये देखोगे कि ढंग से डला है कि नहीं, सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से वो सब कुछ आप कर लोगे। ठीक है, द होस्ट सेल्स बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल इफ स्प्रेड द, बस ये सब कुछ हो गया। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज कॉल्ड एज द सिलेक्टेबल मार्कर। उसको हमने क्या बोल दिया? सिलेक्टेबल मार्कर। दोबारा पढ़ देते हैं इसको। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल। द रेसिपिएंट सेल आफ्टर making them competent to receive, take up the DNA present in its surrounding. So if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic, that is ampicillin, is transferred into E. coli cell, the host cell become transformed into ampicillin resistant cell। ठीक है जी। If we spread the transformed cells on agar plate containing ampicillin, only transformants will grow, untransformed recipient will die. Since due to ampicillin resistance, gene 1 is able to select the transformed cells in the presence of the ampicillin. The ampicillin resistance gene in this case is called the selectable marker। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब आपने हमको डाल दिया, जब उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है आपने एक होस्ट में डाल दिया, तो अब आप क्या चाहते हो? क्यों डाला? कि वो वहाँ पे जाके डिवाइड करे और जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, चाहे वो कोई प्रोटीन है, कोई एंजाइम है, वो प्रोड्यूस करे और वो आप उससे वहाँ से ले लो, निकाल लो। तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब ये एक्सट्रैक्शन जो है वो बेटा डिपेंड करती, देखो डिपेंड करती है। जैसे अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो रिकॉम्बिनेंट डी इसकी वजह से जो आपने अपना वो निकाला है, जो प्रोडक्ट बना है या जो प्रोटीन बना है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, अब या तो आप स्मॉल स्केल पे इस चीज को कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट के पर्पज से लैब पे कर रहे हो, तो बस एक कल्चर मीडियम दिया, वहां पर ये बैक्टीरिया जो भी है, सेल जो है, उसने अपना डिवाइड किया और जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था वो मिला, बना दिया और आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये तो हो गया सिंपल मेथड इन द लैब। बट मान लो कि आप कोई ड्रग यूज करते हो, मान लो इंसुलिन बनवाना चाहते हो इन सेल से, तो आप छोटा छोटा तो नहीं बना सकते, पूरी इंडिया में इंसुलिन चाहिए, इवन पूरे वर्ल्ड में चाहिए। तो आप यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हो ऑन द लार्ज स्केल बाय द कॉन्टिन्यूअस कल्चर मेथड। किसके अंदर? बायोरिएक्टर्स के अंदर। किसके अंदर बेटा? बायोरिएक्टर्स के अंदर। ठीक है, ये हैं आपके बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स में आप क्या करते हो? बेसिकली आप यहाँ पर एक तरफ से जो है कॉन्टिन्यूअस फ्रेश कल्चर डालते रहते हो, मीडियम डालते रहते हो, और दूसरी तरफ से यूज मीडियम जो है वो निकालते रहते हो, ताकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो रेगुलर डिवाइड कर सकें। अब रेगुलर डिवाइड करेंगे मतलब देयर विल बी इंक्रीज इन द बायोमास। बायोमास इंक्रीज होगा मतलब जितना वो प्रोडक्ट बना रहे थे वो भी उतना ही ज्यादा बनेगा, जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो।
तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये जो बायोरिएक्टर इसके अंदर 100 से लेके 1000 लीटर की कैपेसिटी है, या आप आराम से इसके अंदर क्या करते रहो, नया फ्रेश मीडियम डालते रहो और जो आपका प्रोडक्ट बनता जा रहा है उसको निकालते जाओ। ये सिंपल सा ताकि जो सेल्स हैं वो किस में रहें, अपने लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज में, मतलब अपनी डिवाइडिंग फेज के अंदर ही रहें सेल। ठीक है। अब जो बायोरिएक्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो होता है सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, एक होता है स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर। बस आपको इतना ही याद रखना है, वन इज सिंपल स्टर्ड, वन इज स्पार्ज्ड स्टर्ड। इसमें आपको क्या लगा होता है, यहाँ पे ब्लेड्स लगे होते हैं। ये ब्लेड्स बेसिकली ऑक्सीजन जो है उसको चारों तरफ घुमाते हैं। अब जब ये घूमता है तो ऊपर की तरफ क्या बन जाता है, फोम बन जाता है, झाग बन जाता है। उस झाग को तोड़ने के लिए भी इसके पास ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, ये वाला मेथड जो है जो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन जाता है इन द फॉर्म ऑफ बबल जाता है, और बबल जो है वो इजीली ऊपर तक चले जाते हैं, तो पूरे कल्चर मीडियम को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो बेसिकली जो आपका बैक्टीरिया है, आप उनको ऑप्टिमल कंडीशन, न्यूट्रिशन, पीएच, सबस्ट्रेट सब ऑप्टिमल दे रहे हो ताकि वो बहुत अच्छे से डिवाइड करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल पाए। ठीक है, अब जब आपको प्रोडक्ट मिल जाता है उसके आप बाद क्या आप प्रोडक्ट को सीधा यूज़ कर लेते हो? नहीं, उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा, उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। दैट इज, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, the product has to be subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product. The processes कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, लाइक सेपरेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, और इन सबको ही हम क्या कहते हैं बेटा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, अब जो यहाँ से हमको प्रोडक्ट मिला है उसको हम क्या करेंगे, उसका क्वालिटी चेक करवाएंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे, अगर आप ड्रग बनाई है तो क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, उसके बाद ही उसको मार्केट के अंदर जो है मार्केटिंग करेंगे उसकी, ताकि लोग यूज कर पाएं। ठीक है, सो ये आपका पूरा चैप्टर था, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बस आपको सिंपल सा इसका एक बेसिक सा फंडा याद रखना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, कैसे बनाना है, फिर आपको उसको होस्ट में ट्रांसफर करना है, प्लाज्मिड देखना है कि उसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। ठीक है, रिकॉग्निशन साइट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, उसको आप कैसे रेडी करोगे कि वो आरडीएनए को ले ले। ठीक है, जीन क्लोनिंग कैसे होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं, स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एल्यूशन क्या है, स्पूलिंग क्या है, पीसीआर क्या है, इनमें कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्लियर। ठीक है, तो चलो अब हम थोड़े से यहाँ पर आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने आपको होमवर्क दिया था बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर आपका कि मैच द कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, विच कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन। कट डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन मींस ए का तो 3 हो जाएगा। एक्सोन्यूक्लियस जो एंड ऑफ द फ्रैगमेंट पे कट करते हैं, सो रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, तो बी का हो जाएगा 4। सो ए का 3, बी का 4, देखो कहाँ है, का 3, बी का 4। डीएनए लाइगेज विच ज्वाइन द डीएनए फ्रैगमेंट, मतलब बी का हो जाएगा बेटा 1, सॉरी सी का हो जाएगा 1। एंड टैग पॉलीमरेज क्या होता है, विच एक्सटेंड द प्राइमर्स ऑन जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट। सो करेक्ट आंसर है आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स। किसी एंजाइम की बहुत बड़े स्केल पर हमने प्रोडक्शन करवानी है तो आप क्या यूज करते हो, बायोरिएक्टर। क्या यूज करते हो बेटा, बायोरिएक्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालनी है। ये कहते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए सेगमेंट। नहीं, एम्प्लीफिकेशन नहीं, सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, तो गलत करो, सॉरी। पॉलीमरेज एंजाइम ज्वाइन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वेक्टर डीएनए। अरे नहीं भाई, तो डीएनए लाइगेज करता है ना, पॉलीमरेज थोड़ी करता है। पॉलीमरेज तो पीसीआर में यूज करते हैं हम। Restriction enzyme digestion are performed by incubating the purified DNA molecule with the restriction enzyme at optimal temperature। बिल्कुल ठीक है, दोनों को एक साथ रखोगे ऑप्टिमल टेम्परेचर पे, तभी तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है आपके फ्रेगमेंट को कट कर पाएगा। PCR is used for the isolation and separation of gene of interest। बिल्कुल ठीक है बेटा, नहीं सॉरी गलत है, ये तो PCR थोड़ी यूज करते हैं हम फॉर द आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो गलत हो गया ना। पीसीआर क्या होता है, फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें ऑप्शन नंबर 3 है।
नेक्स्ट स्पूलिंग। स्पूलिंग मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि जो आपका डीएनए आपने प्रेसिपिटेट किया उसको बाहर निकालना, सो इट इज कलेक्शन ऑफ द आइसोलेटेड डीएनए। स्पूलिंग क्या होता है? कलेक्ट करना आइसोलेटेड डीएनए को। नेक्स्ट, देन अगेन द मैच ऑफ द फॉलोइंग। बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर किसके लिए यूज करते हो बेटा? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो ए का 2 होगा, यहाँ है, यहाँ है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप किसके लिए यूज करते हो? फॉर द सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स, तो बी का हो जाएगा 1, यहाँ पे भी है। अरे पीसीआर, पीसीआर किसके लिए करते हो बेटा? फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट और न्यूक्लिक एसिड, 3 का हो जाएगा 4, तो आंसर तो हो जाएगा आपका ये। और एलाइजा क्या होता है? एलाइजा इज अ टेस्ट जिसमें आप एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन से किसी भी चीज का पता लगा सकते हो। सो डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने एलाइजा आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में करवाया था, तो अब आप मुझे बताना जरा कि एलाइजा किसके लिए हम यूज कर रहे थे? फटाफट से कमेंट कर देना। एलाइजा जो है इट इज यूज्ड फॉर एज अ टेस्ट फॉर विच डिजीज, ठीक है? तो करेक्ट आंसर है बेटा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग द पीसीआर एट वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट टेम। अगर आप पीसीआर कर रहे हो और हाई टेम्परेचर आपने मेंटेन नहीं किया इन द बिगनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पीसीआर विल अफेक्टेड फर्स्ट। तो अगर आपने हाई टेम्परेचर ही नहीं दिया बेटा तो डीएनए फ्रैगमेंट अलग ही नहीं होंगे, मतलब डीनेचुरेशन नहीं होगी, तो कौन सा स्टेप जो है सबसे पहले अफेक्ट हो जाएगा? डीनेचुरेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी वो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या था? साथ साथ में बोलो। फर्स्ट इज द डीनेचुरेशन, फिर प्राइमर लगाते हैं, एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन करवाते हैं, तो एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। देखो जरा ऑप्शन नंबर 3, ठीक बेटा। तो ये था आपका चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अब अभी इस सैटरडे को ही हमारा जो है क्वेश्चन सेशन होने वाला है आपके चैप्टर का, कौन सा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, बहुत अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ लेना, और बेटा साथ में ये चैप्टर भी पढ़ लेना। और इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है आपको पता ही है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, सब पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।